इंडिया का रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेके था कि क्या इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट की प्रोडक्शन कर पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड, हमने क्रिटिकल मिनरल्स को लेके पॉलिसीज लाई, बड़ा सारा पैसा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में लगा दिया। पैसा क्यों लगा रहे हैं? ताकि वो जो हमारी डिपेंडेंसी है डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, स्पेशली चाइना, उसको रिड्यूस करा जा सके। यहाँ पे आपको बढ़िया केस स्टडीज मिल जाएंगी। और वो जो ग्रेफाइट को लेके एक डाउट था ना, 4% और 2% और एलईडी वाला, मुझे याद नहीं आ रही कि मैंने क्या बोला था, पर अभिजीत और अमृत ने आई थिंक हाईलाइट करा था उस दिन। अभी एक्यूरेट ही लिखा है, तो जैसे बोलूंगी वैसे याद कर लेना उसको, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, आपको पता है रेयर अर्थ एलिमेंट इंडिया में आप देखोगे मोनाजाइट के रिजर्व्स केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये वाली पूरी ऊपर सेंट्रल वाली बेल्ट, यहाँ पे कम मिलेंगे, पर सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो केरला देन आंध्र प्रदेश में मिल जाते हैं। मोनाजाइट एक ऐसा रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते हैं। नियोडाइमियम के बारे में आपने सुना होगा, एनडी उसका सिंबल होता है, इतना याद रख लेना। थोरियम खैर रेयर अर्थ एलिमेंट में काउंट नहीं होता, पर ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एनडी है, सीरियम इसके अंदर प्रेजेंट है, सिलिकेट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, फॉस्फेट इसके अंदर प्रेजेंट है। एक ही कंपाउंड के अंदर मल्टीपल चीजें प्रेजेंट है और एक्सट्रैक्शन टफ हो जाती है। चैलेंज बताओ मुझे, एक चैलेंज क्या आएगा कि रेयर अर्थ एलिमेंट की प्रोडक्शन इंडिया नहीं कर पाएगा? टेक्नोलॉजी, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास नहीं है, तो वो एक रीजन बन के आएगा, क्योंकि एक ही कंपाउंड के अंदर जब इतने सारे एलिमेंट्स होंगे उसके लिए टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, एक्सटेंसिव प्रोसेसेस आपको चाहिए होंगी, जो कि इंडिया के लिए एक बैरियर की तरह भी खड़ा होगा। उसके अलावा लेबर की अगर बात करें तो फिर से वही वाली प्रॉब्लम आएगी। इंडिया की लेबर आज भी थोड़े ट्रेडिशनल ओरिएंटेड है, जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लेबर हमको चाहिए वो शायद इंडिया प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। वही चैलेंजेस इस आर्टिकल में भी निकल के आएंगे। चाइना की यहाँ पे केस स्टडीज दे रखी है, जैसे आपने क्रिटिकल मिनरल्स पढ़े थे, ऐसे मिनरल्स जो अपने पास कम होते हैं या तो होते ही नहीं है, किसी और से खरीदने पड़ते हैं, सप्लाई के ऊपर रिस्क बना रहता है, आज की इकोनॉमी के हिसाब से हमें वो रिक्वायर्ड है। पर जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए रीजन बताया, सेम रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भी बनते हैं, क्योंकि आपने मोनोजाइट निकाला, एक ही कंट्री के ऊपर यूएस भी डिपेंड है, एक ही कंट्री के ऊपर इंडिया भी डिपेंड है, विच इज चाइना। इवन जापान को अगर देखोगे आप, रेयर अर्थ एलिमेंट की प्रोसेसिंग वो कहां से करवाते हैं? फ्रॉम चाइना। चाइना ने क्या किया, 8 के आसपास ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स थे जो जापान चाइना से लेके जाता था। अभी जापान में अर्थक्वेक भी आया 7.8 मैग्नीट्यूड्स का। एक चीज याद रख लेना, वहां पे कौन सा परफेक्चर है जहां पे एपी सेंटर निकला है, तो आओमोरी परफेक्चर पानी के अंदर है। ये सुनामी डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि शायद 10 फीट की हाइट से सुनामी भी आ सकती है उस एरिया के अंदर, अमोरी परफेक्चर। चलो ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना आप। एनीवेज अर्थक्वेक नहीं अभी पढ़ रहे, दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, यहां से आपको 2-3 चीजें निकल के आएंगी। एक तो चाइना की केस स्टडी, चाइना कैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को भी एज अ वेपन की तरह यूज कर लेता है। तो चाइना और जापान की केस स्टडी, थोड़े से रेयर अर्थ एलिमेंट टोटल कितने होते हैं? 17। पूरे वर्ल्ड के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट का नंबर फिक्स है, क्रिटिकल मिनरल सभी के लिए वेरी कर सकते हैं, ये याद कर लो, ये 17 है टोटल, 17। स्कैंडियम आपने सुना होगा, ये ट्रियम सुना है, कुछ सिंबल दिमाग में याद कर लो, DY SM सिमेरियम बोलते हैं इसको, डाइसोमीनियम बोलते हैं, न्यू डाइमीमियम बोलते हैं। याद नहीं करने सारे, बस आइडिया होना चाहिए कि 17 एलिमेंट्स आएंगे। अब थोड़ा सा आगे इसको रीड करते हैं। अभी गवर्नमेंट ने कुछ अप्रूवल दिए हैं। अब देखो, ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं ना, इनसे कुछ परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जाते हैं, ऐसे मैग्नेट जिनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म आपको मिलेगा। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था, जो टेम्परेरी टाइम के लिए मैग्नेटिज्म शो करता है, हाइड्रा मशीन। हाइड्रा देखा होगा आप सभी ने, बड़ी क्रेन की एक दूसरी फॉर्म, क्रेन नहीं होती वो, हाइड्रा मतलब उसमें लंबा सा ऐसे एक लोहे का सब्सटेंस लगा होता है और यहां से लटका होता है, और यहाँ पे एक डब्बा सा लगा होता है। वो डब्बा क्या होता है? मेरे को वर्ड ही याद नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे आयरन की कोर होती है, स्टील की वायरिंग उसमें करी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, वेरी गुड, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। पर समझने के लिए अभी इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये हाइड्रा ही, कहीं भी आपकी गाड़ी स्ट्रक हो गई थी, हाइड्रा बुलानी पड़ती है, 2000 रुपया ले लेते हैं वो, अगर आपकी सीडान गाड़ी है। थोड़ा बड़ा टेम्पू है, 5000 रुपया आपसे ले लेते हैं। खड्डे में फंस गई, नहीं निकल पाती, पहले गियर पे लगा लो, जितना मर्जी गियर लगा लो। अभी ये क्या करते हैं, यहाँ से बटन ऑन करते हैं, बटन जैसे ऑन करेंगे इसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। जब मैग्नेटिज्म आया, ये गाड़ी के साथ अटैच करेगा, गाड़ी को ऊपर को उठाएगा, आगे आराम से रख देगा, यहां से स्विच को बंद करेगा, इसका जो मैग्नेटिज्म आ रखा था वो एकदम से खत्म हो जाता है। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आपने क्या जनरेट करवाया इसके अंदर, मैग्नेटिज्म। यहाँ पे लिखा है परमानेंट मैग्नेट, जो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो कर सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा लैपटॉप वगैरह आप यूज करते हो, कोई आयरन की चीज आती है वो एकदम से उसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाती है। तो ये जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, एक एप्लीकेशन आपको यहीं से पता लगी कि जितने भी हमारे डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर इनका यूज करा जाता है, छोटे से लेके बड़े बड़े सेक्टर्स के अंदर इनका यूज होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आ जाएं, आप जो कंप्यूटर्स यूज करते हो, लैपटॉप्स यूज करते हो, फोन यूज करते हो, आईफोन, फलाना डिमका, वो सारी चीजें इसके अंदर एप्लीकेशन में आ जाएंगी। तो इंडिया ने अब बोला कि ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है, हमारे पास भी 8% रिजर्व्स है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, जिनमें जो स्टेट्स आएंगी स्पेसिफिक, केरला आ जाएगी, आंध्र प्रदेश वाला एरिया आ गया, वेस्ट बंगाल वाली साइड आ जाएगी, यहाँ पे आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व्स मिल जाएंगे। अब ये एनडी के बारे में बात करेगा, नियोडाइस्मीनियम जिसको बोलते हैं, जो कि एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। कहां से एक्सट्रैक्ट करा जाएगा, मोनाजाइट। वो अपने आप ही याद रख लेना, यहाँ पे एनडी के बारे में बात करी जाएगी तो मतलब कहां से एक्सट्रैक्ट करा उसको, मोनाजाइट से। आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आपने 2 और एग्जाम्पल रेयर अर्थ एलिमेंट के लर्न करने हैं, मतलब मोनाजाइट के अलावा और कौन कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट है। खैर रिजर्व्स उनके ज्यादा नहीं है, बस 2 और एग्जाम्पल। एक हिंट देती हूँ, राजस्थान के फेवर में आप कर सकते हो, ठीक है, गुड। तो जेरोसाइट नहीं था, जेरोसाइट नहीं था, जेरोसाइट वाज जिसके अंदर आयरन का मटेरियल था, सिलिकेट था, पर वो मार्शियन जो स्ट्रक्चर होता है, कॉम्पोजिशन होती है, उसकी कॉम्पोजिशन से मैच करता है, वो रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं था, ठीक है, जेरोसाइट डिफरेंट था। आपने 2 एग्जाम्पल लर्न करने हैं जो कहीं ना कहीं राजस्थान के साथ एसोसिएटेड थे। वापिस आ जाओ, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, अभी कुछ पैसा लगाया गया है किसके ऊपर, तो जिस चीज की हम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। अप्रूवल कितने पैसे का मिला है, तो 7,280 करोड़ रुपए। प्री में शायद पूछ भी लिया जाए, आपने पेपर देख लिया पंजाब का, सुमित बड़े दिन बाद आया था कुछ जो पढ़ के गए थे, काफी चीजें थी ना, हाँ ठीक है। मैं देख रही थी वो करंट अफेयर, मैंने एक ही आर्टिकल बोला था, 4 क्वेश्चन आए हैं उसमें से, दूध वाला भी आ ही गया था आपका अमूल के ऊपर, चलो ठीक है। तो 7,280 करोड़ की इसके ऊपर पैसा लगाया जाएगा। क्या चीजें मैन्युफैक्चर करेंगे हम, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। डिपेंडेंसी किस किस के ऊपर है, सभी की लगभग आपको चाइना के ऊपर मिलेगी, पर ऑल्टरनेटिव्स हम ढूंढ रहे हैं, जिसमें क्या आ सकती है प्रोबेबल कंट्रीज, कनाडा याद रख लेनी है, ऑस्ट्रेलिया याद रख लो, बाकी साउथ अफ्रीका भी आ जाता है क्योंकि उधर तो भंडार लगा हुआ है मिनरल्स का, तो लगभग सारी मिनरल्स हमें वहां से मिल जाती हैं। अब सुनो, इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेटिज्म के ऊपर हम फोकस करेंगे। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपको पता है हमारे रिजर्व्स कहाँ है रेयर अर्थ एलिमेंट के, एग्जाम्पल ले लेते हैं केरला। अब जब आपको मिनरल्स का पता लग गया कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो उसकी क्या करी जाएगी, एक्सट्रैक्शन करी जाएगी। उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। मेटल कभी भी हमेशा अकेली यूज नहीं होती, जैसे पंजाब में पूछ लिया, स्ट्रॉन्शियम ऐड करा जाता है ताकि कोरोजन रेजिस्टेंट बन सके, स्टेटमेंट ट्रू थी। तो मतलब आपने क्या किया, एक मेटल के अंदर दूसरी और मेटल मिक्स कर दी, जिसे बोलते हैं एलॉय, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स आपको एलॉयज के अंदर मिलते हैं। आपने क्या किया, उन ऑक्साइड्स को उठाया, एक्सप्लोर करा, पहले एक्सट्रैक्शन करी, किसकी, मेटल्स की। अकेली मेटल आप कभी भी यूज नहीं करते, करते भी हो पर मतलब कुछ चीजें एडिशनल डालनी पड़ती हैं, उसको क्या बोल देते हैं, एलॉय, ताकि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको और ज्यादा एनहांस करा जा सके। एग्जाम्पल, ब्रॉन्ज एज के बारे में आप पढ़ते हो, कौन सी एज थी ये, ब्रॉन्ज एज किसे बोला जाता है, ब्रॉन्ज एज, जैसे एक आई थी आपकी कॉपर एज, कॉपर एज कौन सी थी, जिसमें कॉपर ज्यादा यूज करा जा रहा था, वेरी गुड, चाल्कोलिथिक। वैसे ब्रॉन्ज कहाँ पे यूज कर रहे थे सबसे ज्यादा, आईवीसी में, आईवीसी में ब्रॉन्ज यूज कर रहे थे। पहले अकेला कॉपर यूज करा, बाद में क्या किया, कॉपर के अंदर टिन, वेरी गुड, टिन को ऐड कर दिया, तो वो बन गई ब्रॉन्ज एज, मतलब अब ब्रॉन्ज का यूज कर रहे हैं ज्यादा, मतलब आपने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टीज को और एनहांस कर दिया। सेम हमने यहाँ पे करना है, एलॉयज बनाने, और फिर क्या निकल के आएगा यहाँ से, फिनिश्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेटिज्म। मतलब फोकस कहाँ पे है कि जो हमारे रिजर्व्स हैं उनको यूटिलाइज करना है। अब पहले आप देखोगे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, कुछ कंपनीज को गवर्नमेंट ने ओन कर लिए होते हैं, पहले उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंसी थी, अब प्राइवेट कंपनीज को भी यहाँ पे इन्विटेशन दिया जाएगा कि आइए रेयर अर्थ एलिमेंट्स की एक्सप्लोरेशन करो। अब देखो राजस्थान में भी एक टाइम पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, 3 रेयर अर्थ एलिमेंट्स वहां पे मिले थे, मुझे एक का भी नाम याद नहीं है इस टाइम पे। तो वो जो 3 रेयर अर्थ एलिमेंट्स थे, उसके बाद ना तो उसके ऊपर बिड लगी, ना तो उसको किसी ने एक्सट्रैक्ट करा, तो उन्हीं को कंज्यूम हम करना चाहते हैं कि उनको भी एक्सट्रैक्शन करना शुरू करते हैं, प्राइवेट फर्म्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी शो करेंगे। अब प्राइवेट फर्म्स भी कौन से वाली आगे आएंगी, जिनके पास ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, पैसा पूसा ठीक है जेब में। बाकी जो छोटी फर्म्स होंगी ना, वो अभी भी डिपेंडेंसी है उनकी
चाइना के ऊपर कि जो फिनिश्ड गुड्स है उन्हीं से परचेज कर लेंगे कि अपने को सस्ता पड़ जाएगा। अगर हमने एक्सप्लोरेशन शुरू करी तो हमें खर्चा पानी ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेबर रखनी पड़ेगी। तो स्मॉल फॉर्म से अभी भी खतरा है अपने को कि शायद वो अभी भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी शो करेंगे। अब यहाँ पे देख लो, जो रॉयल्टी चेंजेस करे गए हैं क्यों करे, ताकि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट जो बनाए जाएंगे उसकी जो प्रोसेस है उसको और ज्यादा हम एक्सपेडाइट यानी कि क्विकली उसको कर सके। सबसे पहले ग्रेफाइट, एक बारी सुन लेना, इसको कंफ्यूज मत करना कोई, मुझे लिटरली नहीं याद मैंने पहले क्या बोला था। तो यहाँ पे ग्रेफाइट कार्बन का एलिट्रोप है, दो एग्जाम्पल और दे दो। डायमंड आ गया, ग्रेफाइट तो हो गया, कोल आ गया, ये अमोर्फस वाली कैटेगरी में आते हैं। देखो जो एलोट्रोप्स पढ़ते हो ना आप कार्बन के, इसमें भी दो फॉर्म्स हैं, ये हिमाचल के पेपर में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। एक क्रिस्टेलाइन वाली है, हाँ जी क्रिस्टेलाइन का मतलब हाँ बिल्कुल रेगुलर शेप होगी। जैसे मैं बेंजीन अगर बनाऊं तो मतलब ये तो थोड़ा उबड़ खाबड़ है, ये प्रॉपर होगा, आपको क्रिस्टल शेप लगेगी, सुंदर लगेगा देखने में। वैसे दूसरी फॉर्म होती है अमरफस, ये जो अमरफस होता है ये इररेगुलर शेप का होता है। तो जैसे आपने क्या एग्जाम्पल दिया अभी, कोल, ये कोल जो है अमरफस वाली फॉर्म के अंदर आता है। पर जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, देन आपका बकमिंस्टर फुलरेंस हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी में इसको काफी यूज करा जाता है। तो ये सारे आपके रेगुलर वाली फॉर्म्स हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आती हैं। अब देखो जो ग्रेफाइट होगा ना, 80% अगर उसके अंदर 80% से कम अगर उसके अंदर फिक्स कार्बन कंटेंट होगा, 4% उसके ऊपर रॉयल्टी है। रॉयल्टी फी इंपोज करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, किसके ऊपर, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिन्हें लीज पे वो एक्सप्लोरेशन के लिए दिया होता है। दूसरा जो केस आएगा, 80% से ज्यादा या बराबर का अगर फिक्स कार्बन आता है तो उसके ऊपर रॉयल्टी लगेगी 2%। आई थिंक मैंने पहले उल्टा बोला था, इसको करेक्शन कर लो। 80% से कम फिक्स कार्बन अगर होगा तो उसके ऊपर रॉयल्टी 4% की है। अगर 80% है, इससे ज्यादा है या बराबर है फिक्स कार्बन, तो उसके ऊपर रॉयल्टी 2% की रहेगी। ऐसे अब इसको याद कैसे करोगे आप, यूं याद रख लेना कि अगर 80% से ज्यादा का फिक्स कार्बन है, एमिशन क्या होंगे, ज्यादा होंगे या कम होंगे, कार्बन का कंटेंट ज्यादा है, एमिशन ज्यादा होंगे कि कम होंगे, कार्बन इंप्योरिटी की तरह यहाँ पे काउंट करा गया है। एमिशन अगर कार्बन का अगर कंटेंट ज्यादा होगा, एमिशन ज्यादा होंगे, रॉयल्टी कम दी जाएगी, वहां पे 2% की फी इंपोज करी जाएगी प्राइवेट कंपनीज के ऊपर। एमिशन के साथ याद रख लेना, जो भी कंफ्यूजन था आई थिंक यहाँ पे रिजॉल्व हो चुका है। एमिशन कार्बन ज्यादा, एमिशन ज्यादा, रॉयल्टी कम आएगी, 2% की, इसको याद रख लेना। एक पॉइंट आई थिंक ये कंफ्यूज हुए थे यहाँ पे। देन सीजियम एंड रुबीडियम 2% की रॉयल्टी, एंड जो जिरकोनियम है आपका, इसके और का नाम क्या होता है, जिरकॉन, मतलब जिरकोनियम एलिमेंट है और जिस ओर से इसे निकाला जाता है दैट इज जिरकॉन, इसके ऊपर 1% की रॉयल्टी है, ये वाली याद रख लेना बस। हाँ जी ऑनलाइन ठीक है। रीजन क्या है, तो जो चाइना है ये सारा का सारा एक्सपोर्ट कंट्रोल करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, अपने आसपास नहीं पूरे वर्ल्ड में। अब यहां से देखना चाइना कितना कंट्रोल कर रहा है। आरईई की प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लग रखा है, रेयर अर्थ एलिमेंट से उस एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है। 90% ऑफ ग्लोबल आरईई प्रोसेसिंग, इनकी जो लेबर है ये टाइम के साथ चेंज हो जाती है, उसको ही बोलते हैं स्किल्ड लेबर। टेलीफोन से तो उसके ऊपर काम कर लिया करते थे, मोबाइल फोन से फटाफट से असेंबल करके दे देते हैं, उसको बोलते हैं स्किल्ड लेबर, जो टाइम के साथ चेंज होती जा रही है। 90% जो ग्लोबल आरईई प्रोसेसिंग है चाइना कंट्रोल कर रहा है। 70% ग्लोबल अगर प्रोडक्शन देखें, क्योंकि रिजर्व्स वहां पे भी हैं, वो भी चाइना कर रहा है। और इसके अलावा डिस्पाइट रिजर्व्स कितने अवेलेबल हैं, तो 30% है, उसी 30% का बेटर यूटिलिटी मतलब एक्सप्लॉइट उसको अच्छे से कर रहा है, क्योंकि जो आपके रिजर्व्स होते हैं दोबारा से नहीं बनेंगे, एक्सप्लॉइटेशन वर्ड यूज करा जाता है। अप्रैल 20, अच्छा एक चीज करी जा सकती है, बार बार इंडिया बोलता है ना कि हमारे पास रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक काम करते हैं फिर वेट ही कर लेते हैं कि जब सबके रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे तब हम अपनी मशीन यहाँ पे लगाना शुरू करेंगे। वो वेट लंबा चलेगा, तब तक शायद जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो डूबनी शुरू हो जाएं, क्लाइमेट चेंज कर रहा है ना, तो हमें भी तो अपग्रेड करना पड़ेगा। पर हमारी जो अप्रोच है वो यही वाली है, तभी तो जाइंट एलिफेंट की तरह इंडिया को रिप्रेजेंट करा जाता है। जाइंट एलिफेंट के साथ इंडिया को कंपेयर क्यों करते हैं, एलिफेंट स्लो होता है पर जब अटैक करता है तो दौड़ता भी ठीक ठाक है, बट एनीवेज ग्रोथ के हिसाब से बोले तो उसको जाइंट एलिफेंट के साथ कंपेयर करते हैं। डिस्पाइट डेमोग्राफी ठीक ठाक है, डेमोग्राफी ठीक है तो लेबर भी ठीक ठाक है अपने पास, बस दिक्कत क्या है, काम करने वाली नहीं है, सबको रील्स देखनी है, किसी को मीम बनाने हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो एसोसिएटेड है अलॉन्ग विद द इंडिया, तभी जाइंट एलिफेंट के साथ बोलते हैं। जबकि
चाइना को क्या बोला जाता है? ड्रैगन। ड्रैगन मतलब एजिलिटी है, एजाइल है बहुत ज्यादा, आग भी फेंकता है, तो ड्रैगन के साथ उसे एसोसिएट करा जाता है। दीज आर द रेयर अर्थ एलिमेंट। टोटल नंबर कितना आएगा इसका? 17। एक नजर सी मार लो। स्कैंडियम, येट्रियम, लेंथेरम, सीरियम। सीरियम भी आपको मोनाजाइट के अंदर मिलेगा। देन यहाँ पे आपको एक एनडी दिख रहा होगा, 6ठे नंबर पे आई गेस, हाँ, तो ये भी आपको मोनाजाइट के अंदर मिल जाएगा। देन एसएम दिख रहा है आपको 8वें नंबर के ऊपर, सिमेरियम इसको बोलते हैं, ये भी आपको मोनाजाइट के अंदर, एक ही कंपाउंड के अंदर सारी चीजें मिल जा रही है। एक्सट्रैक्शन स्टाफ, तभी इनको क्या बोला गया? रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर नहीं होते ये, अबंडेंस के हिसाब से देखे केरला में बहुत है, तो एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे इसको रेयर बोला गया था। चलो ठीक है। अक्टूबर 2025 में यूएस और चाइना के बीच में अगेन टेंशन चल रही थी, जैसे इंडिया और यूएस की चल रही थी। इन्होंने बोला यूएस को नहीं देते तुम्हें 5 रेयर अर्थ एलिमेंट जो तुम्हें चाहिए बैटरीज बनाने के लिए, अपने डिजिटल डिवाइस बनाने के लिए, रोक दिया, मतलब एज अ वेपन की तरह यूज करा। हाँ जी अभिजीत। हाँ वो रेयर अर्थ एलिमेंट थे। क्या था? वो कंपाउंड है जो आप बोल रहे हो, वो कंपाउंड है, उसके मैंने फॉर्मूलाज भी लिखाए थे साइड में। अच्छा क्या था उसका नाम? हाँ जीरो डाइनियम, उसका फॉर्मूला चेक कर लो आप साथ के साथ अगर डाउट है। वो कंपाउंड है, उसमें से निकालना है, वो जो 7 में से 17 में से रेयर अर्थ एलिमेंट उसमें से निकालना पड़ेगा। आई थिंक इसमें जो था रेयर अर्थ एलिमेंट, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेंथेनम था उसके अंदर, जहां तक मुझे याद आ पा रहा है, तो वो निकालना पड़ना था। ऑक्साइड था वो बेसिकली, तो ऑक्साइड भी थे साथ में और लेंथेनम भी था, तो उसमें से लेंथेनम निकाला गया था। लास्ट में एक बार चेक करके भी बता देती हूँ, मेरे को नाम सच में स्ट्राइक नहीं कर रहे इस टाइम पे, तो देख लेंगे। वो कंपाउंड थे, ये ध्यान में रखना। मतलब जब मोनाजाइट बोला जाता है ना, तो एग्जाम्पल में आप मोनाजाइट ही लिखते हो, पर दिखाना पड़ता है कि कैसे निकालेंगे वो जो 17 के रेयर अर्थ एलिमेंट है। उसमें थोरियम नहीं लिखते, क्योंकि थोरियम तो है नहीं रेयर अर्थ एलिमेंट। थोरियम चाहिए हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए, तो जब थोरियम के ऊपर स्टडी करी जाती है, रिसर्च करी जाती है, तब भी मोनाजाइट से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, पर थोरियम इज नॉट रेयर अर्थ एलिमेंट। कंपाउंड चाहिए होगा, कंपाउंड में से रेयर अर्थ एलिमेंट निकल के आएंगे। जो आप बोल रहे हो उसका भी एक फॉर्मूला है, 3 है वो टोटल, उनके तीनों के फॉर्मूला थे। एक में से शायद जिरकोनियम भी निकलता है, कुछ ऐसे ऐसे, नहीं मुझे नहीं है याद उनके फॉर्मूला, एक बार चेक कर लेना उसको प्लीज। हाँ वेरी गुड, एक लिखवा दो ये फटाफट से अनिल, ब्रेथोलाइट, इसका फॉर्मूला क्या था? लिखा है सारी? ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये ट्रियम है ना, पर PO4 फॉस्फेट, पर साथ में फॉस्फेट भी है। अपने को क्या चाहिए? रेयर अर्थ एलिमेंट, विच इज ये ट्रियम, और आपने जो लिस्ट देखी उसके अंदर ये ट्रिम है रेयर अर्थ एलिमेंट। मतलब उनका फॉर्मूला था, कंपाउंड था, उसमें से हमने इनको एक्सट्रैक्ट करा था। रेयर अर्थ एलिमेंट कंपाउंड ही थे। 2009 में हुआ क्या, चाइना ने क्या किया, इन्होंने ना कोटेशंस लगा दी कि बस इतना रेयर अर्थ एलिमेंट हम यूएस को देंगे, इतना जापान को देंगे, इतना इंडिया को देंगे। बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक रूलिंग आती है कि आप ऐसे नहीं रोकोगे, क्योंकि आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, आपके पास रिजर्व्स हैं, आपके पास स्किल्ड लेबर है, आपके ऊपर बड़ी सारी कंट्रीज की डिपेंडेंसी है, आप ऐसे नहीं करोगे। तो 2015 में ये पॉलिसी इनको रिपील करनी पड़ी थी। उसके बाद जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लेवरेज यहाँ से चाइना को मिल जाती है, क्योंकि उनके पास रिजर्व्स भी हैं, ग्लोबल प्रोडक्टिविटी भी है, और प्रोसेसिंग यूनिट भी उनके पास ठीक ठाक है। 30% ग्लोबल रिजर्व्स, 70% प्रोडक्टिविटी, एंड प्रोसेसिंग इज 90%। उसके बाद नेक्स्ट ये देखो, ग्रेफाइट वगैरह जो थे 2021 में, इसके ऊपर भी सेम ही स्ट्रेटेजी का यूज करा था। तभी तो हमने रॉयल्टी को दोबारा से रिवाइव करा है कि जो अच्छी क्वालिटी का होगा, जिसमें कार्बन कम रहेगा, 4% की रॉयल्टी, कार्बन फिक्स कार्बन ज्यादा, 2% की रॉयल्टी। उसके अलावा ग्रेफाइट के लिए भी वेपन की तरह यूज करा है। इंडिया के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट्स पड़ते हैं, ये वाला डेटा इज इंपॉर्टेंट। बाकी एप्लीकेशन आई थिंक इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, डिफेंस पर्पज से आप इन सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज करते हो। तो इंडिया जो है अराउंड 53,000 प्लस मेट्रिक टन्स रेयर अर्थ एलिमेंट इंपोर्ट करता है। मतलब 8%, अगर रिजर्व्स देखोगे ना इंडिया के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट कंपाउंड्स के, तो 8% तक आपको मिल जाएंगे। पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो दूसरी कंट्री, स्पेशली चाइना वगैरह के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के ऊपर, उनके ऊपर ज्यादा आ जाती है। इतने मैग्नेट्स तो हम सारे इंपोर्ट ही कर रहे हैं, मेट्रिक टन्स में चला गया, ये बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का डाटा। उसके बाद इंडिया की जो आउटपुट निकल के आती है ग्लोबल प्रोडक्शन में, लेस देन 1%, 1% से भी कम हम प्रोडक्शन करते हैं। तभी अभी ये जो 7,000 समथिंग पैसा है, ये इसके ऊपर लगाया गया है कि अब इंडिया के अंदर ही परमानेंट मैग्नेट्स की प्रोडक्शन करनी है। अब देखो मोनाजाइट सबसे पॉपुलर एग्जांपल आ जाता है। इसके जो सैंड्स हैं ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे।
ठीक, तो लोकेशंस भी आपने ध्यान में रखनी है। कहीं ना कहीं ये वाली बेल्ट आ जाएगी, ये केरला आ गया, तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये 4 स्टेट्स जो साथ के साथ मिलती है, यहाँ पे आ जाएगा। यस यस स्वाति, 15 लेंथेनाइड होते हैं प्लस कैडमियम और यट्रियम आ जाते हैं। Rare earth element are naturally occur, but how production of these element possible? Extraction can be done. थोड़ी confusion है मैम। सुरेंद्र, यहाँ पे जो रेयर अर्थ एलिमेंट पढ़ा ना, इन एलिमेंट्स का नाम, ये इस बेसिस पे पढ़ा कि एक कंपाउंड से इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और वो एक्सट्रैक्शन टफ है। आपको रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं, तब जाके आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हो। तो वो अपने पास है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसी वजह से ये दिक्कत देता है, इंडिया में प्रोडक्शन कम मिलती है। प्लस इसका नाम क्यों डिराइव हुआ, तो प्रोडक्शन नहीं हो पाती। प्रोडक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमसे एक्सट्रैक्शन ही नहीं हुई, और ये सभी को प्रॉब्लम आती है। बेशक आपके पास रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, बट स्टिल आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी बड़ा इसका रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, चलो जी, लोकेशंस ध्यान में रखना, ये वाली जो लिखी हुई है यहाँ पे। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, लिथियम। देखो इंडिया क्या क्या चीजें कर रहा है। एक बार आपको याद होगी जो चाइना की बैटरी को लेके पॉलिसीज है, वो उसकी ट्रेसिंग करते हैं प्रॉपर। सेम कॉन्सेप्ट इंडिया में भी बोला कि जो बैटरीज है उनको हम डिसमेंटल इंडिया में ही किया करेंगे। डिसमेंटल का क्या मतलब है, जैसे बैटरी आपको दिख रही थी वो तोड़ दी आपने, तोड़ी क्यों, क्योंकि इसमें एक क्रिटिकल मिनरल लोकेटेड होता है जिसका नाम है लिथियम। हमने बोला ये बैटरी काम की तो नहीं बची है अब, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एटलीस्ट लिथियम को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो उसके ऊपर हमने फोकस किया। तो एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग ऑफ लिथियम, सेम फॉर द कोबाल्ट। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें भी आपको कोबाल्ट मिल जाती है। और जो रेयर अर्थ्स हैं इनके ऊपर हम अब फोकस करेंगे। इवन जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, टोटल अगर इस पे पैसा देखोगे ना 7 साल के अंदर, तो 34,300 करोड़ रुपया हमने लगा दिया। जो नया आउटले करा गया है स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, वो 16,300 करोड़ रुपए का है। मतलब इतना पैसा हम दोबारा से लगाएंगे क्रिटिकल मिनरल। पैसे का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है, बट स्टिल हम अभी भी लैग कर रहे हैं, शायद वहीं पे ही है, एक्सट्रैक्शन उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। नेगेटिव नोशन पे लिख सकते हो। इसके बाद जितनी भी सप्लाई चेन की स्टेजेस होंगी वहां पे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे जाएंगे। डिसमेंटलिंग बोला लिथियम की, जितनी भी छोटी फॉर्म्स होती हैं ये क्या करती हैं, अफ्रीकन नेशंस को देखती हैं। अफ्रीका में मोनोपोली आपको चाइना की मिलेगी, वो बोलेंगे हम आपको पैसा दे देते हैं। ध्यान से सुनना इसको, ये अफ्रीकन यूनियन पार्ट आ गया। यहाँ पे इंडिया, इंडिया की जो छोटी फॉर्म्स हैं ये क्या करेंगी, शिपिंग कर देती हैं जो भी ई वेस्ट अपने पास बचा होता है। यहाँ पे चाइना बैठा हुआ है अफ्रीकन यूनियन के अंदर, ये डिसमेंटलिंग कर देते हैं इनकी। और यहाँ पे क्या किया, स्मॉल फर्म्स को लमसम अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इससे स्मॉल फर्म्स क्या करती हैं कि चल खुद क्यों डिसमेंटलिंग करनी, बाहर भेज देते हैं, वो खुद इसको टैकल डाउन करेंगे। अब इंडिया ने बोला कि ये जितनी भी सप्लाई चेन रहेगी विद इन इंडिया, हम क्या करेंगे, सभी को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। जो भी रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस करेगा, डिसमेंटलिंग के ऊपर फोकस करेगा, सरकार आपको पैसा प्रोवाइड कर देगी। फॉरेन कंट्रीज में नहीं जाना चाहिए मटेरियल। ये परचेज ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता लग गया लिथियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ से। इन्होंने बोला सस्ते पे खरीदते हैं इंडिया वालों से, ऐसा नहीं है कि बड़ा इनको महंगा पड़ता होगा, नहीं, लिथियम यहां से निकल के आ गया विच इज अ क्रिटिकल मिनरल। डन। तो इस प्रोसेस के ऊपर अब इंडिया फोकस करेगा। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगर देखें मिनरल्स के लिए काफी सारी है, वेपन्स की तरह यूज करते हैं, सप्लाई के ऊपर हमेशा रिस्क बना रहता है। प्लस डोमेस्टिकली अगर देखें तो अपना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो कि आने वाले टाइम में जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, हमें सारे मिनरल्स चाहिए, पर अपने पास अभी तक स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है। कितना टाइम हो गया, आई थिंक लास्ट ईयर 17 मार्च से मैं क्रिटिकल मिनरल्स का करवा रही हूँ, एक ही इशू आ रहा है कि अभी तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाया है। तो वन रीजन। अब देखो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को यहाँ पे एनकरेज करा गया है। इससे पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपको मिलेंगी, पीएसयूज जिनको आप बोलते हो, कुछ प्राइवेट कंपनीज जिन्हें ओन कर लिया होता है गवर्नमेंट ने, जैसे IREL है, इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट्स लिमिटेड, ये पीएसयू है, मतलब पब्लिक सेक्टर के अंदर इंक्लूडेड है। अब हमने डिसाइड करा है कि प्राइवेट कंपनीज को भी यहाँ पे इन्विटेशन देना है। चलो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, आई थिंक क्लियर है आपको क्या क्या आएंगे। नंबर 1 इज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके प्रॉब्लम है, स्किल्ड लेबर नहीं है, इनोवेशन कैपेसिटी तो है पर एबिलिटी नहीं है, वो शायद एबिलिटी भी है पर जो हमारा युवा है वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है। और टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है, इनोवेशन में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। इनोवेशन की जब बात करी, कौन सा SDG आएगा, 9, ठीक है, वहां पे 3x3 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद
लार्ज प्राइवेट कंपनीज ही शायद यहाँ पे अपनी एक्टिव अपीयरेंस दिखाएगी। स्मॉल फर्म्स की डिपेंडेंसी आपको अभी भी चाइना के ऊपर मिल सकती है, सस्ता पड़ जाता है छोटी कंपनीज को। बड़ी कंपनीज के पास इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक होती है, पैसा ठीक ठाक होता है, कैपिटल ठीक ठाक होती है, शायद इस रीजन की वजह से वो एकोमोडेट कर जाते हैं। बट छोटी कंपनीज कहीं ना कहीं अभी भी चाइना पे आपको डिपेंड करती हुई दिखेंगी। उसके अलावा नीड क्या है, कहाँ कहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। जितने भी स्टार्टअप्स इंडिया में शुरू होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम बड़ा लंबा चला जाता है। आधे स्टार्टअप तो वहीं से गिव अप कर देते हैं कि इतना लंबा चौड़ा काम है, कुछ और ही कर लेते हैं, या शायद बाहर चले जाते हैं कि वहां पे ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप है। नंबर 2, सप्लाई चेन्स की अगर बात करें, डिसरेगुलेशन बहुत ज्यादा आपको मिलेगी। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अफ्रीकन यूनियन में बेच दिया क्योंकि पता है वहां से इंसेंटिव आएंगे। सरकार ने तभी बोला कि आपको इंसेंटिव इंडिया में ही दे देंगे। अब वो इंसेंटिव मैच भी करने चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट के साथ। क्या पता फॉरेन वाले ज्यादा दे रहे थे, इंडिया वाले कम प्रोवाइड करेंगे, तो वहां से प्रॉब्लमेटिक रहेगा। देन फंडिंग एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट, फंड्स भी आने चाहिए जहां पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन आपको चाहिए होगी। जो डिजायर्ड कंट्रीज मिलेंगी आपको यहाँ पे, वो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा, चाइना इसमें नहीं आएगा क्योंकि चाइना तो वैसे ही वेपनाइजेशन की तरह इन सारी चीजों को यूज करता है। अपॉर्चुनिटीज, जैसे एक लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट है एनडी, नियोडाइमियम, देखा ना वहां पे एनडी लिखा हुआ था, जो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट थे। ये वाला जो है ये हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ से, मोनाजाइट से। केरला में ठीक ठाक डिपॉजिट है, वहां पे बोला कि इसको हम जब यूज कर रहे हैं डिजिटल डिवाइसेस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो इसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। तो एक तो ये आ गया। देन उसके बाद रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस करेंगे। देखो आजकल जितने भी आपके फोन्स होते हैं, आपने नोटिस किया हो, लगभग 3 साल चलेंगे। सस्ता लिया है, महंगा लिया है, महंगे वाला जो होगा वो 3 साल बढ़िया नॉर्मल स्मूथ चलेगा, एक ही बारी में सांस छोड़ जाएगा। सस्ता लिया है 8 अगर 1000 रुपए का, तो वो बीच बीच में आपको रीस्टार्ट बहुत बार करना पड़ता है, और जब आप उसको बार बार रीस्टार्ट करोगे शायद वो भी 3 साल की वैलिडिटी निकाल ही लेते हैं। उसके बाद रिसाइकलिंग बहुत ज्यादा टफ हो जाती है, रिपेयर का कोई कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं है। इसमें बोला गया है रिपेयर के ऊपर भी फोकस करेंगे, रिसाइकलिंग के ऊपर भी फोकस करेंगे। वो जो 3 Rs आप पढ़ते हो उनके ऊपर फोकस करना है। एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप, चाइना के ऊपर अकेली डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, हमारी डिफरेंट कंट्रीज को लेके भी डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कनाडा आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, चिली आ गया, पेरू आ गया, अफ्रीकन नेशंस आ जाएंगे। कौशल कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया आपको, बता दो एक बार। अब देखो ये जापानीज करेंसी येन, ये जो जेपीवाई लिखा है जापानीज येन के बारे में यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। अभी आपका इकोनॉमी का एक डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन भी चल रहा था न्यूज में। अभी हमने डिप्रिसिएशन करी है, डिवैल्यूएशन, नो डेप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन आज तक सिर्फ 3 बार ही हुई है, मैं वो पूरा करवाऊंगी, उसमें हमें 1.5 घंटा लग जाएगा एक आर्टिकल के ऊपर, तो उसको करना है हमने। अच्छा, इस बार फ्राइडे का टेस्ट इस हफ्ते नहीं होगा आपका, हम आर्टिकल्स ही कवर करेंगे। गुरनूर इतने खुश मत हुआ करो, बस तभी हाथ चलते हैं, तभी हाथ चलते हैं। अच्छा, फ्राइडे का इस हफ्ते नहीं होगा, अगले हफ्ते 2 टेस्ट होंगे, ठीक, तो कंपनसेट हो जाएगा उसके अंदर। चलो जी, तो चाइना ने क्या किया, रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सपोर्ट टुवर्ड जापान ये रोका था। क्यों? जापान रैपिडली ग्रो कर रहा था, किसके बेसिस पे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बेसिस पे। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गए, चाइना ने बोला चलो छोड़ो, आपके लिए हम रेयर अर्थ एलिमेंट ही एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मतलब यहाँ पे चाइना ने क्या किया, उसको एज अ वेपन की तरह रेयर अर्थ एलिमेंट्स को भी यूज करा। जापान ने डिसाइड करा कि चलो ठीक है, चाइना वेपन की तरह रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज कर लेता है, हम क्या करेंगे, इनसे डिपेंडेंसी ही रिड्यूस करना शुरू कर देंगे। इन्होंने फोकस करा फेज डाउन के ऊपर। पहले 2010 में अगर देखोगे तो जो 90% डिपेंडेंसी थी जापान की, वो चाइना के ऊपर थी। अभी 2024 में आप देखोगे 60% पे आ चुका है, मतलब रिडक्शन हो रही है थोड़ी थोड़ी। अब जापान को एज अ कंट्री आप देखें, एरिया कम है, उतने रिजर्व्स भी अवेलेबल नहीं है, प्लस अर्थक्वेक की प्रॉब्लम, सुनामी की प्रॉब्लम। अर्थक्वेक तो ऐसे है कि कभी भी वहां पे आ सकता है। रिंग ऑफ फायर आप पढ़ते हो, याद है ना, सबडक्शन हो रही है कॉन्टिन्यूसली ओशनिक प्लेट की अंडर कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो ये वाली प्रॉब्लम रहती है। एरिया बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। डिस्प्यूट देखोगे इधर ईस्ट चाइना सी वाला प्रॉब्लम। अभी एयरक्राफ्ट्स को, इनके जो F-15 एयरक्राफ्ट्स हैं उनको टारगेट कर दिया था चाइना की मिलिट्री ने, तो बड़ी सारी दिक्कतें इनको यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। छोटी सी कंट्री के लिए बड़े सारे चैलेंजेस हैं, बट स्टिल इन्होंने क्या किया, अपनी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, उसको रिड्यूस करने पे फोकस किया। उसके बाद क्या क्या टेक अवेज यहाँ से इंडिया पे निकल के आते हैं, वही पॉइंट्स हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, इनोवेशन कैपेसिटी डेवलप करो, देन इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। अभी ये इन्वेस्टमेंट का पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप डेप्रिसिएशन करते हो, यहाँ से कंपनीज भागती भी हैं फॉरेन कंट्रीज की, यहाँ से तो पैसा निकल रहा है, कैपिटल फ्लाइट उसके लिए वो यूज करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रही थी, अब उन्होंने देखा कि कोई दूसरी कंट्री हमारे लिए ज्यादा रिलायबल है, तो यहाँ से भाग जाती है कंट्रीज, उसको बोलते हैं कैपिटल फ्लाइट।